गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। लास्ट क्लास को कंटिन्यू करते हुए हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं स्टेशनरी वेव्स इन ऑर्गन पाइप्स। डियर स्टूडेंट्स, ऑर्गन पाइप क्या है ये बात हम लोग समझें जरा। प्रैक्टिकली या बिहेवियर में हम लोग माउथ ऑर्गन की बात करते हैं, फ्लूइड की बात करते हैं, ये सब हमारे ऑर्गन पाइप के एग्जांपल्स हैं। डियर स्टूडेंट्स, ऑर्गन पाइप दो तरह से हो सकता है। ओपन एट बोथ हैंड्स, मान लीजिए ये मेरे पास कोई पाइप है जो दोनों ही किनारे पे ओपन है। दूसरा क्लोज्ड एट वन एंड, ये मेरे पास दूसरा एग्जांपल हो सकता है जिसमें इसका एक सरफेस हार्ड बाउंड्री के साथ होगा। तो दोनों के बारे में ही मेरे को डिस्कस करना होगा। पहले हम लोग थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स को डिस्कस करेंगे, देन आफ्टर एनालिटिकल ट्रीटमेंट को डिस्कस करेंगे। अगेन मैं यहां ये एक्सप्लेन करना चाहूंगा आपको कि जो स्ट्रिंग के अंदर हम लोगों ने नॉर्मल वाइब्रेशन मोड्स के बारे में डिस्कस किया है, हार्मोनिक्स के बारे में बात की है, हम लोगों ने ओवरटोन के बारे में बात की है। सिमिलर चीजें हैं, सेम नहीं है, सिमिलर चीजें हैं जो हम लोग स्ट्रिंग के केस में पढ़ के आए हैं। डियर स्टूडेंट्स, मैकेनिज्म हम लोगों को अगर क्लियर हो जाए तो मैथमेटिकली निकालने में भी कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होती। मैथमेटिकली कोई हम लोग एनालिटिकल ट्रीटमेंट के नाम से जानते हैं। इट्स वेरी इजी डियर स्टूडेंट्स। देखते हैं जरा, ये एग्जांपल फ्लूइड का हम लोगों ने दे रखा है यहाँ पे। नो डाउट जिस समय हम लोग यहाँ डिफरेंट होल्स के ऊपर अपनी फिंगर्स को लगा करके फ्लूइड प्ले करने की बात करते हैं, तो जो हमारे पास ये ओपन ऑर्गन पाइप है इसकी लेंथ को चेंज करते हैं, और जैसे जैसे लेंथ हम चेंज करते हैं वैसे वैसे फ्रीक्वेंसीज चेंज होती हैं। फ्रीक्वेंसी चेंज होने से हम लोगों को डिफरेंट साउंड मिलती है, और एक प्रॉपर कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट साउंड जो प्लेजेंट फील कराता हो म्यूजिक कहलाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग फ्लूइड की बात कर सकते हैं, ऑर्गन पाइप की बात कर सकते हैं, हम लोग यहां गिटार की बात कर सकते हैं, स्ट्रेस स्ट्रिंग का केस हम लोगों को मिलता है, वीणा की बात कर सकते हैं। सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स जो है जिनसे हम डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज गैदर करने की बात करते हैं वो सारे के सारे यहीं से बनते हैं, उनका सारा मैकेनिज्म यहीं से गवर्न होता है। डियर स्टूडेंट्स, एग्जांपल मैंने यहां पहले ओपन ऑर्गन पाइप का लिया है। ऐसा ऑर्गन पाइप जिसके दोनों एंड्स ओपन है, इसको मैं फर्स्ट नॉर्मल मोड कहूंगा। फर्स्ट नॉर्मल मोड में मैं क्या देखता हूं कि मेरे को सेंटर में एक नोड मिलता है और दोनों ही एंड्स पे एंटी नोड मिलता है, यानी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट मेरे को मिलेगा दोनों ही एक्सट्रीम एंड्स पे, और जीरो एम्पलीट्यूड मेरे को मिलेगा इसके सेंटर पे। डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं कंप्लीट वेव की बात करता हूं तो कुछ इस तरीके से कॉन्सेप्ट मैंने कंप्लीट वेव का डिस्कस किया था। अब अगर मैं यहां से यहां तक की इस वेव को डिस्कस करता हूं तो ऑब्वियसली दिस डिस्टेंस इज इक्वल्स टू लैम्डा बाई 2। अब ये लैम्डा बाई 2 जो डिस्टेंस है वो इस पाइप की लेंथ के बराबर है, तो मैं यहां लैम्डा बाई 2 इक्वल्स टू एल डाल सकता हूं, या यहां से लैम्डा इक्वल्स टू 2l प्लेस कर सकता हूं। डियर स्टूडेंट्स, और एम्फेसाइज करने के लिए मैं ये कह सकता हूं कि यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है दैट इज लैम्डा बाई 4, अगेन दैट इज लैम्डा बाई 4। इस तरह से जो टोटल पाइप मेरे पास है वो लैम्डा बाई 2 लेंथ के बराबर है। प्रैक्टिकली मेरे को ऐसा देखने के लिए मिलता है, और मैंने उसको यहां वेवलेंथ को गवर्न करने की कोशिश की है, वेवलेंथ को इंटरलिंक करने की कोशिश की है लेंथ ऑफ ट्यूब से। तो ये मेरे पास फर्स्ट मोड हो गया, या फर्स्ट नॉर्मल मोड मैं कह सकता हूं। सेकंड नॉर्मल मोड में मैं यहां क्या देख रहा हूं कि मेरे को सेंटर पे एंटी नोड मिलता है, दोनों एंड्स पे मेरे को ऑलवेज एंटी नोड मिलेगा, यहां फर्दर L/4 पे नोड मिलेगा, 3L/4 पे नोड मिलेगा। इस तरह से अगर मैं यहां टोटल लेंथ की बात करता हूं तो डियर स्टूडेंट्स, एक कंप्लीट वेवलेंथ लैम्डा जो है वो मेरा L के बराबर आ रहा है। एक कंप्लीट वेवलेंथ मिल रहा है, क्वार्टर वेवलेंथ ये है, क्वार्टर वेवलेंथ ये है, और हाफ वेवलेंथ ये है। इस तरह से ये कंप्लीट वेव बन गया, और कंप्लीट वेव बन गया तो सेकंड नॉर्मल मोड ओपन ऑर्गन पाइप या ओपन ऑर्गन पाइप एट बोथ एंड्स में
हम लोगों को जो वेवलेंथ है वो लेंथ ऑफ ट्यूब के बराबर मिलता है। बिल्कुल इसी तरह से मैं डिस्कस करना चाहूंगा थर्ड नॉर्मल मोड के बारे में। मैं थर्ड नॉर्मल मोड को यहां सिर्फ थर्ड मोड के नाम से भी जानता हूं। थर्ड नॉर्मल मोड में इससे मिलता जुलता कॉन्सेप्ट मेरे को मिलता है, यहां से मैं इस चीज को देख सकता हूं डियर स्टूडेंट। दिस वन डिफरेंट लेंथ पे मेरे को नोड्स और एंटी नोड्स की पोजीशन मिलती है। अगेन एक्सट्रीम एंड्स, बोथ ऑफ एक्सट्रीम एंड्स पे मेरे को एंटी नोड मिलेगा। अब इसी के करस्पॉन्डिंग Ly6 पे नोड मिलेगा, Ly3 पे एंटी नोड मिलेगा, Ly2 पे नोड मिलेगा, 2Ly3 पे एंटी नोड मिलेगा, 5Ly6 पे मेरे को फर्दर नोड मिलेगा। तो डियर स्टूडेंट्स इसे मैं थर्ड नॉर्मल मोड या थर्ड मोड के नाम से जानता हूं। ये जितना भी मैंने आपको यहां एक्सप्लेन किया उसे नोट्स की फॉर्म में आगे दे रखा है। इनकेस कभी एक्सप्लेनेशन के लिए आपको एग्जामिनेशन में डिस्कस होता है, देन यू मे राइट फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन, यानी पहला तरीका, पहला मोड तरीका ऑफ वाइब्रेशन। इन दिस सिंपलेस्ट मोड, ये सबसे आसान वाला मोड होता है, इससे और फर्दर कोई आसान मोड होता नहीं है। देयर इज वन नोड इन द मिडिल एंड टू एंटी नोड्स एट द एंड्स ऑफ द पाइप, जैसा मैंने अभी डायग्राम में आपको शो किया था। यहां लेंथ आपका λ/2 के बराबर होगा, या λ1 जो है, λ1 मैंने इसलिए मेंशन किया क्योंकि यहां फर्स्ट मोड की बात कर रहा हूं, दैट मस्ट बी इक्वल टू 2L। फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं डियर स्टूडेंट्स, हम लोग यहीं से एक छोटा फार्मूला यूज करते हुए फ्रीक्वेंसी भी फाइंड आउट कर सकते हैं। दैट इज व्हाट, फ्रीक्वेंसी न्यू इक्वल्स टू वेलोसिटी अपॉन लेंथ। ये कोई नया फार्मूला नहीं है। अगर मैं इसको लिखूं 1/t इक्वल्स टू वेलोसिटी अपॉन लेंथ, तो कोई मुश्किल बात नहीं है, या कोई बच्चा लिख सकता है इसको लेंथ इक्वल्स टू वेलोसिटी इनटू टाइम। बस मैंने 1/t को फ्रीक्वेंसी लिखा है, ये वेलोसिटी है और ये लेंथ ऑफ ट्यूब है। अब चूंकि मेरा फर्स्ट नॉर्मल मोड था तो मैं इसको न्यू वन कह रहा हूं, दैट इज नॉट v1, दैट इज न्यू वन, फ्रीक्वेंसी 1, बिकॉज ऑफ दैट इज फर्स्ट नॉर्मल मोड। दैट्स इक्वल्स टू वेलोसिटी डिवाइडेड बाय वेवलेंथ। अब वेवलेंथ को भी मैं λ1 लिखूंगा बिकॉज ऑफ दैट वाज माय फर्स्ट नॉर्मल मोड। वेलोसिटी की फॉर्मूला मैं पहले ही ड्राइव कर चुका हूं, दैट इज 1/2L गामा अपॉन रो। तो डियर स्टूडेंट्स यहां से आप लोग निकाल के दे सकते हैं, और दैट इज टर्म्ड एज फर्स्ट हार्मोनिक, पहला हार्मोनिक होगा। सेकंड नॉर्मल मोड की बात करूं मैं, या सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन की बात करूं, तो बोथ ऑफ एंड्स में मेरे को एंटी नोड मिलता है, और नोड का कॉन्सेप्ट मेरे को बीच में मिलता है, जैसा मैंने अभी डायग्राम में दिखाया था। उसके अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं तो लेंथ यहां λ2 के बराबर आएगी, बिकॉज ऑफ दैट इज आवर सेकंड नॉर्मल मोड। फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे तो nu2 इक्वल्स टू अगेन वेलोसिटी अपॉन λ2, दैट मस्ट बी इक्वल टू 2nu। यहां से मैं एक चीज और भी देख सकता हूं कि फर्स्ट केस में जहां मेरी फ्रीक्वेंसी न्यू आई थी, उसका 2 टाइम्स मेरे को सेकंड नॉर्मल मोड में या सेकंड हार्मोनिक में मिल रही है। डिस्टेंस एज यूजुअल, जैसे हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं, जो हमारा सेकंड हार्मोनिक होगा वही हमारा फर्स्ट ओवर टोन होगा। ओवर का मतलब ऊंची, टोन का मतलब आवाज। रीजन बिहाइंड, जो फर्स्ट केस में हम लोगों को फ्रीक्वेंसी मिल रही थी जिसको मैंने न्यू1 कहा, और सेकंड केस में जो मेरे को फ्रीक्वेंसी मिल रही है जिसको मैं न्यू2 कह रहा हूं, दे आर इंटीग्रल मल्टीपल। मैंने अभी यहां क्या देखा था, nu2 इक्वल्स टू 2nu1 देखा था। तो डियर स्टूडेंट्स ऐसी स्थिति में जो फर्स्ट नॉर्मल मोड की फ्रीक्वेंसी है, सेकंड नॉर्मल मोड की फ्रीक्वेंसी है, इनके बीच में रेजोनेंस हो जाएगा, और रेजोनेंस हो जाएगा तो एम्पलीट्यूड बढ़ेगा, और एम्पलीट्यूड बढ़ेगा तो एनर्जी बढ़ेगी, एनर्जी बढ़ेगी तो तेज आवाज आएगी। उस तेज आवाज को मैं कहता हूं ओवरटोन। डियर स्टूडेंट्स थर्ड नॉर्मल मोड की हम लोग बात करें, डायग्रामेटिकली आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन इन थर्ड नॉर्मल मोड और थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन लेंथ इक्वल्स टू 6 मल्टीप्लाइड बाय λ3/4 या λ3 इक्वल्स टू 2L/3, यानी जो टोटल लेंथ ऑफ पाइप है वो हमारी
लैम्डा के टर्म्स में लैम्डा 3 इक्वल्स टू 2l/3 के टर्म्स में डिवाइड हो जाएगी। यहां से अगर मैं फ्रीक्वेंसी निकालने की बात करूंगा तो बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट, व्हाट फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू वेलोसिटी अपॉन वेवलेंथ, ये मैं प्लेस करूंगा, दैट इज nu3 इक्वल्स टू 3 nu। अब कोई स्टूडेंट यहाँ ये कह सकता है कि सर ऊपर आपने यहाँ पे p क्यों नहीं डाला था, तो बिल्कुल निश्चित रूप से ऊपर भी p डालना चाहिए था। हाँ है, ये रहा, दैट इज हियर, ठीक है। फर्स्ट में देखें, फर्स्ट में भी डाला हुआ है, नहीं फर्स्ट में यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक है, तो आई वांट टू रिप्लेस इट, p मेरे को यहाँ लिखना चाहिए प्रेशर। तो दैट इज अ कांसेप्ट हियर स्टूडेंट, जिसमें हम लोग डिफरेंट वैल्यूज प्लेस करके, और देख सकते हैं यहाँ जो खास बात है वो ये है समझने की कि जो हमारा ओपन ऑर्गन पाइप होगा, यानी पाइप ओपन एट बोथ हैंड्स, वहां फर्स्ट नॉर्मल मोड की फ्रीक्वेंसी, सेकंड नॉर्मल मोड की फ्रीक्वेंसी, थर्ड नॉर्मल मोड की फ्रीक्वेंसी मेरे को न्यू, 2 न्यू, 3 न्यू इस तरह से मिलती है, यानी कि सीधे सीधे मेरे को एक सीक्वेंस में मिलती है। स्टूडेंट्स इसी तरह से अगर मैं डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज को निकालता हूं तो 1:2:3:4 के रेशियोज में मेरे को ये मिलती है। इसी तरह से जो सेकंड ओवरटोन है वो मेरे को यहां मिलेगा, यानी जहां थर्ड हार्मोनिक होगा, थर्ड हार्मोनिक पर मेरे को सेकंड ओवरटोन मिलेगा। तो ये कॉन्सेप्ट है ओपन ऑर्गन पाइप में। अब एनालिटिकल ट्रीटमेंट की बात करते हैं, सो इजी। एक छोटी सी आइडेंटिटी हम लोगों को मैथमेटिक्स की याद रखनी होगी, उसको यूज करेंगे और हमें एनालिटिकल ट्रीटमेंट मिल जाएगा। एग्जैक्टली एनालिटिकल ट्रीटमेंट इज नेसेसरी फॉर आवर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स एज वेल एज न्यूमेरिकल्स। आप सबको पता है थ्योरेटिकल फिजिक्स पढ़ना कंपैरेटिवली आसान काम होता है, चीजें समझ आ जाती हैं, लेकिन अगर हमें यह देखना है कि हमें चीजें कितनी समझ आई, तो कहीं ना कहीं हमें जो एनालिटिकल एस्पेक्ट्स हैं, जो न्यूमेरिकल्स वाला कॉन्सेप्ट है, उससे चेक करना होता है कि अगर हमारे न्यूमेरिकल्स प्रॉपर हो पा रहे हैं तो हम कहेंगे थ्योरी हमें समझ आ गई, अदरवाइज तो थ्योरी समझना न समझना कोई बहुत ज्यादा यूज की बात नहीं है। एक अलग बात है बिहेवियर में आप लोग चीजों को जान गए, आपकी वोकैबुलरी बढ़ गई, वो एक अलग चीज। लेकिन कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम अगर आपने क्रॉस करना है तो एनालिटिकल ट्रीटमेंट्स या न्यूमेरिकल्स आपके प्रॉपर होने चाहिए। चलिए अब मैं एनालिटिकल ट्रीटमेंट की बात करता हूं डियर स्टूडेंट्स, बड़ा मजेदार सा कांसेप्ट है, देखते हैं। देखिए अगेन मैं यहां ओपन ऑर्गन पाइप एट बोथ हैंड्स की बात कर रहा हूं। एक जो जाने वाली वेव है वो इस तरह से है, इसको मैंने रिप्रेजेंट किया y इक्वल्स टू a sin ओमेगा t माइनस kx, बिकॉज ऑफ मेरी वेव जो है वो पॉजिटिव x एक्सिस के अलोंग जा रही है। अब जो दूसरी वेव होगी इसका रिफ्लेक्शन, वो रिफ्लेक्शन मेरे को डियर स्टूडेंट्स कुछ इस तरीके से मिलता है। इस रिफ्लेक्शन की डायरेक्शन नो डाउट ये है, तो ऑब्वियसली इसकी वजह से मेरे को यहां पे प्लस का साइन मिल जाता है। दोनों वेव्स के बीच में फेज का डिफरेंस कोई भी नहीं है। अगर यहां रेयर फ्रैक्शन मिल रहा है तो यहां भी रेयर फ्रैक्शन ही होगा। इसका मतलब फेज में कोई भी डिफरेंस नहीं है, जिस चीज को हमने यहां मेंशन भी किया है, देयर इज नो फेज रिवर्सल ऑन रिफ्लेक्शन फ्रॉम ओपन एंड। डियर स्टूडेंट्स इसलिए मेरे पास y1 y2 की वैल्यूज यहां मिल जाती हैं, यानी कोई नेगेटिव का साइन यहां नहीं मिलता। अब स्टूडेंट अगर यही गलती कर देता है, यही उसको फंडा क्लियर नहीं है, तो ऑब्वियसली फिर आगे तो गलत होना ही होना है। अब मुझे क्या करना है, मुझे इन दोनों वेव्स का सुपरपोजिशन दिखाना है। अगर मैं इन दोनों ब्रैकेट्स की बात करूं तो देखिए इसे अगर मैं a माइनस बी लेट करता हूं तो ये मेरे पास a प्लस बी हो गया। y1 प्लस y2 की बात करूंगा सुपरपोजिशन के लिए, तो इट मस्ट बी इक्वल्स टू व्हाट, बोलिए जल्दी बताइए। हां, साइन a प्लस बी प्लस साइन a माइनस बी। अब कोई स्टूडेंट कहेगा इस a का क्या हुआ? डियर स्टूडेंट्स ये a और ये a दोनों फर्क है, ये एम्पलीट्यूड है और ये टिक्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी में a और b हम लोग जो कंसीडर कर रहे थे वो है, तो इन दोनों को कंपेयर कभी नहीं करेंगे, ये दोनों बिल्कुल अलग अलग चीज है। बाकी आप चाहें तो इसको सी डी के टर्म्स में लिख सकते हैं, बी सी के टर्म्स में लिख सकते हैं, या कैपिटल ए जो एम्पलीट्यूड के लिए हमने लिया है इसको कोई दूसरा नाम दे सकते हैं, आर दे सकते हैं, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। डियर स्टूडेंट्स मैंने यहां आइडेंटिटी यूज की मैथमेटिकली और आप लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश की। मैंने यहां मेंशन किया ए कॉमन लेकर के sin ओमेगा t माइनस के एक्स,
प्लस साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। कंपेयर किया मैंने साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी से, तो ये आइडेंटिटी मेरे को मिलती है 2 साइन ए कॉस बी। आई होप सो आप लोगों को याद होगी, नहीं है तो अब याद कर लीजिए। यहां देखिए 2 साइन ए कॉस बी दैट इज 2 ए, ये जो कॉमन लिया था वो वाला आ गया, साइन ओमेगा टी कॉस के एक्स। इसको मैं रीअरेंज करके लिख सकता हूं 2a cos के एक्स ब्रैकेट के अंदर साइन ओमेगा टी। डियर स्टूडेंट्स, अगेन कीप इन माइंड ओमेगा टी फंक्शन मेरा साइन के साथ आ रहा है। इट मींस जो मेरे पास रिजल्टेंट वेव होगी वो भी ओरिजिन से शुरू होने वाली होगी या साइन की ही वेव होगी। जहां तक इस पूरे के पूरे ब्रैकेट का एस्पेक्ट है वो ये एम्पलीट्यूड को, जो भी रिजल्टेंट वेव होगी उस रिजल्टेंट वेव के एम्पलीट्यूड को शो करेगा। इस एम्पलीट्यूड को अगर मैं एक्सट्रीम एंड्स पे बात करता हूं तो एक्सट्रीम एंड्स पे ये एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है बच्चों, और जो सेंटर है ये वाला पोर्शन है यहां पर ये एम्पलीट्यूड मिनिमम है। तो डियर स्टूडेंट्स, जहां से मेरा पाइप शुरू हुआ मैंने इसको लिखा x इक्वल्स टू 0, जहां खत्म हुआ इसको लिखा x इक्वल्स टू l। तो मैं यहां से ये समझ सकता हूं कि x इक्वल्स टू 0 एज वेल x इक्वल्स टू l पर मेरा ये जो एम्पलीट्यूड है ये क्या होगा, मैक्सिमम होगा, जैसा मैंने अभी यहां को आपको फर्स्ट नॉर्मल मोड में एक्सप्लेन किया था। सेंटर पर मेरा मिनिमम एम्पलीट्यूड होगा, तो मिनिमम एम्पलीट्यूड का मतलब 2a cos के x मस्ट बी 0, इससे कम तो हो नहीं सकता। मेरे को यहां पे प्लस माइनस कंसीडर नहीं करना, मेरे को इसका कहना चाहिए कि मॉड्यूलस कंसीडर करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, इट कैन नॉट बी 0, इसका मतलब cos kx जो है वो 0 होना चाहिए, यानी कि kx जो है वो मेरे पास π/2 होना चाहिए। ये कॉन्सेप्ट मिल गया मेरे को यहां सेंटर के लिए, फर्स्ट नॉर्मल मोड के लिए या फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन के लिए। इसी तरह से एक्सट्रीम एंड्स की मैं बात करता हूं तो यहां पर मेरे को ये चीज मैक्सिमम मिलनी चाहिए। अब मैक्सिमम मिलनी चाहिए तो 2a तो कांस्टेंट क्वांटिटी है, लेकिन cos kx मेरे को मैक्सिमम मिलना चाहिए, और cos kx मैक्सिमम जो हो सकता है वो ±1 हो सकता है। अब ये ±1 तब हो सकता है जब kx की वैल्यू 0 डिग्री हो या 360 डिग्री हो, व्हाटएवर सो, समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूं। तो यहां से हम लोग मैथमेटिकली भी इस चीज को क्या कर सकते हैं, इंटरलिंक कर सकते हैं। इसी को बोलते हैं एनालिटिकल ट्रीटमेंट। डियर स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। इन सारी चीजों को हमने बिल्कुल फ्रेम करके मेंशन किया हुआ है, जरा देखें। ओपन एंड्स पे x इक्वल्स टू 0 और x इक्वल्स टू l, दो चीजें हमने कंसीडर की। अब यहां मेरे को मैक्सिमम चाहिए, तो कंडीशन मेरे को cos kl इक्वल्स टू ±1 या kl इक्वल्स टू n पाई, यानी पाई का इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए। n की वैल्यू 1 2 3 4 कुछ भी हो सकती है, यहां 0 आप नहीं डालेंगे, 1 से शुरुआत करेंगे, बिकॉज ऑफ 0 इज नॉट रियल। जब आपका मोड है ही नहीं तो 0 मोड थोड़ी कहोगे उसको, मोड है ही नहीं तो रियल कहां है। इसलिए आप फर्स्ट नॉर्मल मोड की बात करते हो या फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन की बात करते हो तो आपको यहां पे n की वैल्यू 1 से ही शुरू करनी है। ये बात विशेष रूप से ध्यान रखनी होगी आप लोगों को। डियर स्टूडेंट्स, इसके करस्पॉन्डिंग अगर मैं निकालता हूं तो दैट इज 2 पाई ओवर लैम्डा l इक्वल्स टू n पाई। एग्जैक्टली अब कोई स्टूडेंट पीछे से पूछ रहा होगा जो पहली बार क्लास में आके बैठा है कि ये 2 पाई ओवर लैम्डा कहां से आ गया। स्टूडेंट्स, ये k की वैल्यू है जिसे हम लोग वेव नंबर कहते हैं या प्रोपेगेशन कांस्टेंट भी कहते हैं, दैट इज 2 पाई ओवर लैम्डा। तो 2 पाई ओवर लैम्डा l इक्वल्स टू n पाई, यहां से मैं लैम्डा को कंसीडर करता हूं दैट इज 2 पाई ओवर n। ये मैंने जनरल फॉर्म प्लेस कर दी। अगर मैं फर्स्ट मोड की बात करता हूं तो लैम्डा 1 होगा, n की वैल्यू 1 होगी। सेकंड मोड की बात करता हूं तो n2 होगा, यहां पे भी n2 होगा। थर्ड नॉर्मल मोड की बात करता हूं तो व्हाटएवर सो। इसी करस्पॉन्डिंग अब मैं फ्रीक्वेंसी निकालना चाहूंगा डियर स्टूडेंट्स। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला न्यू n, दैट इज फ्रीक्वेंसी न्यू, दैट इज वेलोसिटी ऑफ साउंड ओवर लैम्डा। लैम्डा इज अ वेवलेंथ। डियर स्टूडेंट्स, n मैंने यहां वेरिएबल कंसीडर किया हुआ है, जैसा ऊपर अभी एक्सप्लेन किया था। n में भी 1 2 3 4 5 6 व्हाटएवर सो। वेलोसिटी की वैल्यू मैंने प्लेस किया है यहां पे व्हाट गामा p ओवर रो, लाप्लास करेक्शन के बाद ये मेरे पास जनरल फॉर्मूला आ गया n/2l स्क्वायर रूट गामा p ओवर रो। इसमें मैं n की वैल्यू 1 2 3 4 5 ये सारी डाल करके डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज
फाइंड आउट कर सकता हूं। तो ये मेरा एनालिटिकल ट्रीटमेंट है, मैथमेटिकल ट्रीटमेंट है, यहां से हमने एक्सप्लेन भी किया है। दिस इज द स्मॉलेस्ट फ्रीक्वेंसी, फर्स्ट नॉर्मल मोड की बात कर रहा है। दिस इज द स्मॉलेस्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ द स्टेशनरी वेव प्रोड्यूस्ड इन द ओपन ऑर्गन पाइप, इट इज कॉल्ड फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी और फर्स्ट हार्मोनिक। इसी तरह से सेकंड हार्मोनिक, थर्ड हार्मोनिक, जहां फर्स्ट हार्मोनिक होगा वहां कोई ओवरटोन नहीं होगा, जहां सेकंड हार्मोनिक होगा वहां फर्स्ट ओवरटोन होगा, जहां थर्ड हार्मोनिक होगा वहां सेकंड ओवरटोन होगा। तो दैट इज कॉन्सेप्ट डियर स्टूडेंट्स रिगार्डिंग टू व्हाट ओपन ऑर्गन पाइप, या मैं कह सकता हूं ऑर्गन पाइप ओपन एट बोथ एंड्स। डियर स्टूडेंट अब मैं थोड़ा आगे बढ़ना चाहूंगा, इस केस को दूसरे एस्पेक्ट में लेना चाहूंगा, क्वालिटेटिव डिस्कशन ऑफ डिफरेंट मोड्स ऑफ वाइब्रेशन ऑफ ए क्लोज्ड ऑर्गन पाइप। डियर स्टूडेंट्स क्लोज्ड ऑर्गन पाइप की बात होती है तो ऑब्वियसली क्लोज एट वन एंड होता है, दोनों एंड्स पे क्लोज पाइप हमें कभी भी कंसीडर नहीं करना, उसके अंदर तो फ्रीक्वेंसी जनरेट हो ही नहीं पाएंगी। इसके लिए एग्जांपल, आप जिस ग्लास से पानी पीते हो, कोई भी स्टील का, ब्रास का ग्लास आपके पास में है, तो उसे जस्ट लाइक ए पाइप या सिलेंडर कंसीडर कर सकते हो जो एक एंड पे बंद होता है। कभी उस पाइप को आप अपने कान पे ऐसे लगा के देखना तो आपको डिफरेंट साउंड सुनाई देंगी। डियर स्टूडेंट्स उसके अंदर जो डेवलप हो रही हैं साउंड्स, जो फ्रीक्वेंसी डेवलप हो रही हैं, कई बार ऑडियोबल होती हैं तो हम लोगों को सुनाई देती हैं या हमारे कान उनको रिकॉग्नाइज करते हैं। वही चीज मैं यहां डिस्कस करना चाहूंगा डियर स्टूडेंट्स। ये मेरा फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन है, सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन है, थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन है। जरा देखेंगे, फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन में जो क्लोज एंड है यहां पे नोड बनेगा, सेकंड में भी क्लोज पे नोड बनेगा और थर्ड पे भी क्लोज पे नोड बनेगा, यानी जो क्लोज एंड है वहां हमेशा आपको नोड ही मिलेगा। जो फर्स्ट नॉर्मल मोड है वहां आपका एक्सट्रीम एंड पे या ओपन एंड पे एंटी नोड मिल रहा है, यहां भी एंटी नोड मिल रहा है, यहां भी एंटी नोड मिल रहा है। इसका मतलब इसके दोनों एंड जहां से x = 0, यानी लेंथ को हम शुरू करते हैं, कीप इन माइंड जो लेंथ हमारी है वो x = 0 क्लोज एंड से मेजर होनी है। ये बात हमें यहां ध्यान रखनी होगी न्यूमेरिकल्स के लिए एज वेल एज एक्सपेरिमेंटल स्टडीज के लिए। लैब में जब हम लोग जाते हैं तो वहां हम लोगों को क्लोज ऑर्गन पाइप के ऊपर एक्सपेरिमेंट करना होता है, वेलोसिटी ऑफ साउंड को निकालना होता है। तो डियर स्टूडेंट्स लेंथ जो आपको मेजर करनी है वो x = 0 क्लोज एंड से मेजर करनी है। अब जो बीच वाला पोर्शन है उसको मैं डिवाइड कर सकता हूं। यहां पे मेरे पास क्या है, एक तरीके से क्वार्टर लूप है। क्वार्टर लूप कैसे है जरा देखिए, मैं ये यहां बना देता हूं एक कंप्लीट वेव को, ये कंप्लीट वेव है। अब इस कंप्लीट वेव का सिर्फ इतना सा हिस्सा मेरे को यहां पे दिखाई दे रहा है, तो दैट इज क्वार्टर वेव। ऑब्वियसली यहां जो लेंथ ऑफ ट्यूब है वो λ/4 के बराबर है। अब चूंकि ये फर्स्ट मोड है इसलिए मैं λ1 कह देता हूं। इस तरह से λ1 इक्वल्स टू मेरे को मिलेगा 4L, किसके अंदर, क्लोज ऑर्गन पाइप के अंदर। अब मैं यहां बात करता हूं डियर स्टूडेंट सेकंड मोड में, तो सेकंड मोड में ये डिस्टेंस मेरे को λ/2 हो गया, ये λ/4 हो गया। इस तरह से जो टोटल लेंथ थी वो मेरी λ/2 प्लस λ/4 के बराबर हो गई। यहां से भी मैं वेवलेंथ निकाल सकता हूं इन टर्म्स ऑफ लेंथ ऑफ ट्यूब। सेम कॉन्सेप्ट हियर, लैम्डा मेरा यहां तक हो गया थर्ड नॉर्मल मोड में और ये λ/4 यहां हो गया। अब इस केस में यानी थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन में क्लोज पाइप के लिए जो लेंथ ऑफ ट्यूब होगी वो λ प्लस λ/4 के बराबर होगी। तो आई होप सो आपको ये पसंद आया होगा, आपको क्वालिटेटिव आइडिया क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से स्टैंडिंग वेव्स जनरेट होती हैं, बनती हैं हमारी क्लोज ऑर्गन पाइप के अंदर। डियर स्टूडेंट्स इनका एक्सप्लेनेशन मैंने यहां दे रखा है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर आप चाहें तो ऐसे ही जाकर के लिख सकते हैं। फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन में लेंथ मेरा λ/4 के बराबर है, चूंकि फर्स्ट है इसलिए λ1 लिखा है, दैट इज λ1 = 4 है। इसी तरह से फ्रीक्वेंसी मैं निकालता हूं लाप्लास करेक्शन के बाद, तो फ्रीक्वेंसी u1 = वेलोसिटी अपॉन λ1, मैंने यहां वैल्यूज प्लेस की, दैट इज न्यू, मैंने मान लिया, इसको लेट कर लिया। इस फ्रीक्वेंसी को मैं फर्स्ट हार्मोनिक या फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के नाम से जानूंगा बिकॉज़ ऑफ इट इज फर्स्ट फ्रीक्वेंसी। सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन में अभी लेंथ ऑफ ट्यूब हम लोगों ने निकाली थी इन टर्म्स ऑफ लैम्डा, दैट इज λ2 = 4L/3। मैं इस वैल्यू को प्लेस करता हूं तो दैट इज 3 न्यू। फ्रीक्वेंसी मेरे को यहां 3 टाइम्स ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी मिलता है।
आप देख रहे होंगे यहां रेशियो 1:2 का ना मिलकर के सीधे सीधे यहां जो फ्रीक्वेंसीज का रेशियो है वो मेरे को 1:3 का मिल रहा है। ν1 रेशियो ν2 की मैं बात करता हूं, दैट इज 1:3। मैंने यहां से ये बात देखा, दैट इज एग्जैक्टली फ्रीक्वेंसी नॉट वेलोसिटी। वेलोसिटी तो ये वाला है बच्चों। दिस फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड फर्स्ट ओवरटोन। ऑब्वियस है कि देखिए पहली फ्रीक्वेंसी मेरी ν थी, दूसरी फ्रीक्वेंसी मेरी 3ν है, इन दोनों के बीच में रेजोनेंस होगा, पहली बार रेजोनेंस हो रहा है, इसलिए दैट इज फर्स्ट ओवरटोन। अब चूंकि यहां फ्रीक्वेंसी मेरी 3 टाइम्स है तो मैं इसे थर्ड हार्मोनिक कहता हूं, यानी सेकंड हार्मोनिक यहां से गायब है। सेकंड हार्मोनिक है ही नहीं, प्रेजेंट ही नहीं है। मेरा फर्स्ट मोड था वाइब्रेशन का, फ्रीक्वेंसी न्यू आई थी। सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन में फ्रीक्वेंसी 3ν आई है, यहां 2ν गायब है, तो आई में राइट हियर दैट इज थर्ड हार्मोनिक नॉट सेकंड हार्मोनिक। इसी तरह से मैं थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन की बात करना चाहूंगा डियर स्टूडेंट्स। थर्ड नॉर्मल मोड या थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन में लेंथ मेरा 5 λ3/4 के बराबर था, या λ3 = 4 L/5 के बराबर था। ये जनरल सा कॉन्सेप्ट ν3 = velocity of sound in air after Laplace correction over λ3। λ3 की वैल्यू मैंने ऊपर से पिक की तो मेरे को 5ν आ गया। अब आप देखेंगे तो ऑब्वियसली इसमें जो हमारा 4ν है वो गायब है, यानी यहां जो आपको मिलता है फ्रीक्वेंसीज के बेस में रेशियो वो 1:3:5 मिलता है। डियर स्टूडेंट्स, अब इन सारी चीजों का एनालिटिकल ट्रीटमेंट में देखता हूं। तो एनालिटिकल ट्रीटमेंट में फर्दर वही मैं शुरुआत अगर ठीक से करता हूं तो मुझे कहीं भी मिस्टेक नहीं होगी। देखिए मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, वैसे तो हम लोग इसको बहुत बार कर चुके हैं, लेकिन फिर भी देखिए ये मेरा फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन था। ये वेव जाने वाली थी, ये आने वाली थी, मान लीजिए ऐसे कह सकते हैं हम लोग। अगर मैं फर्स्ट वेव को इसको बात करता हूं दैट इज a sin ωt + kx। सब देख रहे हैं कि ये टूवर्ड्स ओरिजिन या मैं कह सकता हूं लेफ्ट से राइट चल रही है, ठीक है। और दूसरी तरफ अगर मैं बात करता हूं इसकी, तो दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, यानी फेज डिफरेंस यहां पे पाई का है, पाई का फेज डिफरेंस है तो ये माइनस का आ गया। डायरेक्शन डिफर होने की वजह से जहां ये प्लस था वो यहां पे माइनस का आ गया। इस तरह से दोनों इक्वेशंस मेरे को क्लोज ऑर्गन पाइप के लिए पता हो गई। अगर मैं यही माइनस के साइन की गलती कर देता हूं तो सब कुछ गलत होगा ही, आप समझते ही हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब मुझे कुछ नहीं करना, अब तो सिंपल सा इसमें सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगाना है। मेरे पास इक्वेशन आती है sin ωt + kx माइनस sin ωt - kx, जिसको मैं कंपेयर करूंगा तो मेरी एक डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी से मुझे ये मिलेगी, दैट इज sin a + b - sin a - b दैट इज इक्वल टू 2 cos a sin b। डियर स्टूडेंट्स, यहां थोड़ा सा मुझे ध्यान रखना होगा इस बात को कि देखिए ये जो फाइनल वेव मेरे को मिलती है ये इन टर्म्स ऑफ कॉस मिलती है। जहां मेरे को पहले सारी वेव इन टर्म्स ऑफ साइन मिल रही थी वो मेरे को यहां पे कॉस के टर्म्स में मिलती है, और ये पूरा का पूरा पार्ट एज एम्पलीट्यूड होगा। तो अगेन आई वांट टू क्लियर इट डियर स्टूडेंट्स, जो मेरे पास x = 0 है, यहां पे अगर मैं देखता हूं तो यहां जो एम्पलीट्यूड है मेरा क्या बन रहा है, नोड बन रहा है। तो नोड पर एम्पलीट्यूड क्या है, 0 है। इट मींस 2a sin kx मेरा 0 के बराबर होना चाहिए इस एंड पर। ऑब्वियसली डियर स्टूडेंट्स 2a तो 0 हो ही नहीं सकता, इसका मतलब sin kx मेरा 0 हो सकता है। अब इसके लिए kx जो है वो 0 होना चाहिए। अब kx 0 होना चाहिए तो समझ गए होंगे कि मैं कंडीशन यहां से क्या दे सकता हूं। इसी तरह से मैं आगे बढ़ना चाहूंगा डियर स्टूडेंट्स, तो इसका जो सेकंड एंड है उसके ऊपर भी निकाल सकता हूं, वहां भी मैं ये कंडीशन प्लेस कर सकता हूं। तो देखिए दैट इज हियर, यहां sin kl = ±1, ये जो एक्सट्रीम एंड है उसके लिए निकाला है, x = l के लिए निकाला है, एक्सट्रीम एंड के लिए जहां पे कि मेरा एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है। इस कंडीशन को मैं मैथमेटिकली लिख सकता हूं क्या, kl = 2n - 1 π/2 दैट इज ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ π/2। सब जानते हैं sin 90 की वैल्यू मैक्सिमम होती है 1 होती है, इसलिए हम लोगों ने kl = 2n - 1 2 π/2 डाला है, जिससे कि ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ मिल जाए मेरे को।
यहां भी n की वैल्यू मुझे 0 से शुरू कभी नहीं करनी है, बिकॉज ऑफ मैं रियल थिंग्स की बात कर रहा हूं। मैं यहां से लैम्डा की वैल्यू निकाल सकता हूं इन टर्म्स ऑफ लेंथ ऑफ ट्यूब। तो डियर स्टूडेंट्स, इट्स नॉट ए वेरी बिग टास्क। मैंने सिंपली वैल्यूज प्लेस की है यहाँ पे, क्या लैम्ड के को यूज करते हुए। तो ये मेरे पास यहाँ पे मिलेगा क्या, दैट इज व्हाट 2 पाई ओवर लैम्डा। मैं इसको सही कर देता हूँ डियर स्टूडेंट्स, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है इसमें। चलो देख लीजिए, दैट इज 2 पाई ओवर लैम्डा, के की वैल्यू है। इससे मैंने लैम्डा n निकाला है, दैट इज 4l/2n। इसके करस्पॉन्डिंग मैं फ्रीक्वेंसी निकाल सकता हूं। तो फर्स्ट फ्रीक्वेंसी मेरे पास ये निकल के आएगी। सेकंड फ्रीक्वेंसी की बात करूंगा 3u निकल के आएगी, मैं ऑलरेडी निकाल चुका हूं। और फोर्थ फ्रीक्वेंसी, जो थर्ड फ्रीक्वेंसी है वो मेरे पास 5u निकलेगी। हार्मोनिक्स यहाँ पे सेकंड हार्मोनिक, फोर्थ हार्मोनिक एब्सेंट होंगे, प्रेजेंट होंगे ही। पहला ओवरटोन 3u पे निकलेगा और सेकंड ओवरटोन मेरा 5u पे निकलेगा। तो ये एस्पेक्ट था डियर स्टूडेंट्स। नो डाउट ये सारा का सारा जो एनालिटिकल ट्रीटमेंट है उन बच्चों को ही एम्फेसिसली करना है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयार कर रहे हैं। बाकी जो नॉर्मल स्टूडेंट्स हैं जिनको सिर्फ सीबीएसई देना है, वो चाहे तो एनालिटिकल ट्रीटमेंट को छोड़ सकते हैं। डियर स्टूडेंट, जो भी हम लोगों ने यहाँ डिस्कस किया उसके बेसिस पे हम एक न्यूमेरिकल करना चाहेंगे। अब कोई भी न्यूमेरिकल करते हैं तो केयरफुली हम लोगों को डिस्कशन तो लेना ही होता है, हमें तो देखना ही होता है कि वो हमसे क्या पूछना चाह रहा है और क्या बता रहा है वो हमें। अगर वो सारी चीजें हमारी क्लियर नहीं होंगी तो ऑब्वियसली प्रॉब्लमेटिक होगा। तो देखते हैं डियर स्टूडेंट्स इस न्यूमेरिकल में वो क्या कह रहा है हमसे। एग्जांपल नंबर 14 है, ए पाइप 30 सेंटीमीटर लॉन्ग, यानी जो लेंथ ऑफ ट्यूब है वो 30 सेंटीमीटर है। तो आई में राइट हियर 30/100 मीटर, बिकॉज ऑफ एसआई सिस्टम में सब कुछ मुझे लेना होता है। आगे कहता है ओपन एट बोथ एंड्स। डियर स्टूडेंट, यहां मैंने आपको हाईलाइट किया हुआ है, लेकिन एग्जामिनेशन में आपको हाईलाइटेड नहीं मिलेगा। हाईलाइट मैंने यहां इसलिए किया है कि आप पढ़ते समय या विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। तो ओपन एंड का मतलब आपके ब्रेन में ये कॉन्सेप्ट बन जाना चाहिए कि इस तरीके का पाइप है। अब इस तरीके के पाइप में आपको अगला कॉन्सेप्ट ये भी बन जाना चाहिए कि जो फर्स्ट मोड होगा वाइब्रेशन का वो इस तरीके से होगा। ठीक है, विच हार्मोनिक मोड ऑफ द पाइप इज रेजोनेंटली एक्साइटेड बाई 1.1 किलोहर्ट्ज। डियर स्टूडेंट्स, कौन सा हार्मोनिक 1.1 किलोहर्ट्ज को करस्पॉन्ड करेगा? डियर स्टूडेंट, यहां मेरे को 1.1 किलोहर्ट्ज को भी 1100 हर्ट्ज लिख लेना चाहिए, बिकॉज ऑफ एसआई सिस्टम में किलो का तो कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, तो प्रीफिक्स है तो इसको हटा देंगे हम। अब देखिए वो सिंपल सा मेरे से लेंथ ऑफ ट्यूब की बात कर रहा है, सिंपल सा मेरे को ओवरटोन के लिए फ्रीक्वेंसी की बात कर रहा है। आगे वो मेरे को देता है स्पीड ऑफ साउंड इज 330 मीटर पर सेकेंड, यानी वेलोसिटी ऑफ साउंड जो है वो 330 मीटर पर सेकेंड है। अब जब तक मुझे इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी नहीं पता होगी तब तक मैं ओवरटोन की तो बात ही नहीं कर सकता। इसका मतलब मुझे सबसे पहले इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी निकालनी होगी। अब अगर आपको ओपन ऑर्गन पाइप की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला डायरेक्ट याद है तो आप लोग यहां पे प्लेस करेंगे, और ऑब्वियसली कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो या सीबीएसई हो, दोनों में ही डायरेक्ट फॉर्मूला अगर आपको याद होगा पर्टिकुलर केस के लिए तो आप अच्छे से कर पाएंगे, अदरवाइज तो आपको काफी टाइम लग जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये फॉर्मूले बिल्कुल टेबुलर फॉर्म में मेरे को हमेशा याद रहने चाहिए। डियर स्टूडेंट्स, बार बार इनका डेरिवेशन पॉसिबल नहीं है। जब आप तैयारी कर रहे हैं तब बार बार इसका डेरिवेशन कर सकते हैं, पक्का हो जाएगा, लेकिन एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन ये फॉर्मूला डायरेक्ट क्लियर होना चाहिए। दैट इज हियर nu1 = v/12। यहां से 550 हर्ट्ज मेरे को मिल के आ जाता है। अब 550 हर्ट्ज का 2 गुणा होता है 1100 किलोहर्ट्ज, और 3 गुना होता है 1650, 4 गुना होता है 2200 हर्ट्ज। तो डियर स्टूडेंट्स, नो डाउट मेरे को ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी मिल गई। ये मेरे पास सेकंड हार्मोनिक मिल गया। सेकंड हार्मोनिक में फर्स्ट ओवरटोन होगा, बस आंसर आपका आ गया। आप यहां फर्स्ट ओवरटोन के लिए सेकंड हार्मोनिक बता सकते हैं। इंटीग्रल फ्रीक्वेंसी मिल रही है। अब डियर स्टूडेंट्स, इसी क्वेश्चन में वो आगे भी कुछ कह रहा है। इफ वन एंड ऑफ द पाइप इज क्लोज्ड, यानी केस उसने अब चेंज कर दिया कि अगर पाइप का एक एंड कैसा है, क्लोज है, तो क्या ये ओवरटोन मिलेगा? डियर स्टूडेंट्स, आंसर तो आप सीधे सीधे कह सकते हैं नो। क्यों कह सकते हैं सीधे सीधे?
भैया जब ओपन ऑर्गन पाइप की बात थी तो ओपन ऑर्गन पाइप में न्यू, 2 न्यू, 3 न्यू, 4 न्यू मिला था। लेकिन जब ये क्लोज ऑर्गन पाइप का आज ही तो पढ़ा है, अभी तो पढ़ा है, ऐसी स्थिति में न्यू मिल रहा था, 3 न्यू मिल रहा था, 5 न्यू मिल रहा था। अब न्यू अगर मेरा जो निकल के आ रहा है वो कहीं ना कहीं 3 न्यू के बराबर आ जाता है तो ठीक है, ओवरटोन मिलेगा, अदरवाइज तो मिलेगा ही नहीं। बस तो मुझे अब क्लोज ऑर्गन पाइप का फॉर्मूला यूज करते हुए पहले न्यू 1 निकालना है। नो डाउट फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, उसके बेसिस पे देखना है कि क्या उसमें 1100 फ्रीक्वेंसी कहीं मैच करती है। तो देखिए स्टूडेंट्स, मैंने यहां फॉर्मूला प्लेस किया, दैट इज इक्वल्स टू न्यू 1 डैश, दैट इज फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी फॉर क्लोज ऑर्गन पाइप, दैट इज V over 4L। अब ये फॉर्मूला कहीं से रॉकेट साइंस से निकल के नहीं आया, अभी 2 मिनट पहले हम लोगों ने निकाला था। वेलोसिटी ऑफ साउंड यहां डायरेक्ट दे रखी है तो आप डायरेक्टली प्लेस करेंगे, दैट इज 275 हर्ट्ज। अब 275 में सेकंड जो आपको क्या मिलेगा, हार्मोनिक मिलेगा, वो तो होगा नहीं बिकॉज ऑफ एब्सेंट होगा, मैं अभी डिस्कस करके चुका हूं। थर्ड हार्मोनिक मिलेगा, तो थर्ड हार्मोनिक यहां 825 हर्ट्ज का मिलता है, फिफ्थ हार्मोनिक 1375 का मिलता है। अब 1100 हर्ट्ज जो हमें दे रखा था क्वेश्चन के अंदर वो तो एक मैच ही नहीं कर रहा है, इसका मतलब हम लोगों को ओवरटोन नहीं मिलेगा। तो ये कॉन्सेप्ट है डियर स्टूडेंट्स रिगार्डिंग टू। अब एक क्वेश्चन हमने किया, यहां से फंडामेंटल्स आपको देने की कोशिश की। हमने जितने भी क्वेश्चंस यहां असाइनमेंट की फॉर्म में डाल रखे हैं वो निश्चित रूप से ऊपर वाले क्वेश्चन से मिलेंगे ही नहीं, मैच करेंगे ही नहीं। तो आपको एक नया अपना कॉन्सेप्ट लगा करके अगले क्वेश्चन को करने की कोशिश करनी है। नहीं होगा तो व्हाट्सएप करेंगे, व्हाट्सएप नंबर हमने ले रखा है, बाकी हो जाना चाहिए। लेकिन ये पक्का है कि ये सारे क्वेश्चंस अगर आप लगा लेंगे तो आपका नॉर्मली कोई क्वेश्चन किसी भी एग्जामिनेशन का छूटेगा नहीं। चलिए फिर स्टूडेंट्स, तो ये असाइनमेंट की फॉर्म में क्वेश्चन है, आप लोग इसको करने की कोशिश करेंगे घर पे। एक्सप्लेनेशन यहां पे दे रखा है तो मैच यहां से कर ही लेंगे आप लोग। देन आफ्टर आई वांट टू डिस्कस बीट्स, एग्जैक्टली व्हाट इज बीट। स्टूडेंट थ्योरेटिकल एस्पेक्ट सिर्फ मैं आज देना चाहूंगा बीट्स के बारे में, बाकी जो एनालिटिकल ट्रीटमेंट है वो तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। क्लास की ड्यूरेशन भी हम लोगों को कहीं नहीं देखनी है। तो ये बीट्स है क्या? आप किसी भी म्यूजिकल कंसर्ट में जाते हो, कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स प्ले करते हो तो आप कहते हो कि यहां बीट्स बहुत अच्छी हैं। बीट्स का सीधा सा मतलब क्या होता है, एक रेगुलर टाइम इंटरवल के बाद आप लोगों को बीच बीच में तेज आवाजें सुनाई देती हैं, यानी ओवरटोन सुनाई देते हैं, ऐसे कह सकते हैं। और एक रेगुलर टाइम इंटरवल के बाद आपको बिल्कुल कम आवाज सुनाई देती है। इसका मतलब आपको एक रेगुलर टाइम इंटरवल के बाद कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन मिल रहा होता है और रेगुलर टाइम इंटरवल के बाद डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन मिल रहा होता है। यानी कुछ जगह पर एम्पलीट्यूड्स आपके बहुत ज्यादा होते हैं और कुछ जगह पर एम्पलीट्यूड ऑलमोस्ट जीरो होते हैं। बस इसी को हम लोग बीट कहते हैं। जहां तक डेफिनेशन की बात है तो मैंने यहां डिफाइन कर ही रखा है, एक्सप्लेनेशन और डेफिनेशन में दोनों में थोड़ा सा फर्क होता है। If you are going for your examination, then you have to write like that. When two sound waves of slightly different frequency, you have to emphasize it. Slightly different frequency. Why? I have explained it. Traveling in same path. इसका मतलब both waves are traveling in same direction or in same path. In a medium superimpose upon each other, यानी एक दूसरे के ऊपर सुपरइम्पोज करते हैं। मैं ऐसे बना सकता हूं, ये मेरे पास एक वेव है और दूसरी वेव सपोज मैंने ऐसे दिखाई, ये दूसरी वेव है, ठीक है, दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रही हैं, एक ही मीडियम में जा रही हैं। अब ये एक दूसरे के ऊपर क्या कर जाती है, सुपर इंपोज कर जाती है। इनकी जो फ्रीक्वेंसी है उसमें भी कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, डिफरेंट फ्रीक्वेंसी है लेकिन स्लाइटली डिफरेंट है। रिजल्टिंग साउंड एट एनी पॉइंट इन द मीडियम राइजेस एंड फॉल्स। जो मैंने अभी बताया था, कुछ जगह पे आपको साउंड बहुत तेज मिलती है, कुछ जगह पे बहुत कम मिलती है, दैट इज कॉन्सेप्ट। तो डियर स्टूडेंट, इसको हम लोग बीट कहते हैं। और बीट फॉर्मेशन कैसे होता है मैंने यहाँ पे डायग्राम की हेल्प से तो आपको दिखाया, और भी एक अच्छा सा डायग्राम बना के दिखाऊंगा आपको। अब मैं समझने की कोशिश करता हूं व्हाई स्लाइटली डिफरेंट। डियर स्टूडेंट, स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, यहां से एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन हम लोगों को मिलता है, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। हम लोगों के जो कान होते हैं इनकी अपनी एक परसिस्टेंस पावर होती है। ये परसिस्टेंस पावर क्या है? सिंपल सा डियर स्टूडेंट्स, एक सेकंड में अगर 10 से ज्यादा चेंजेस हम लोगों को मिले तो हमारे कान उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते।
यानी दो चेंजेस के बीच में 1/10 सेकेंड के इंटरवल से कम इंटरवल है तो हमारे कान उसको रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे। दैट इज द लिमिटेशन ऑफ आवर ईयर। ये कॉन्सेप्ट परसिस्टेंस पावर का 1/10 सेकेंड टाइम का, दैट इज फॉर एडल्ट पर्सन। जो बिल्कुल छोटे बच्चे होते हैं, इन्फेंट कह सकते हैं इनको, जिनके कान के डायफ्राम की इलास्टिसिटी कंपैरेटिवली ज्यादा होती है, दे कैन हियर। तो आपने देखा होगा छोटे बच्चे म्यूजिक का बहुत ज्यादा आनंद उठाते हैं। छोटे बच्चे, उनको ज्यादा अच्छे से समझ आता है बिकॉज ऑफ उनके कान की जो परसिस्टेंस पावर है वो कंपैरेटिव टू एडल्ट अच्छी होती है। तो डियर स्टूडेंट्स, एक एडल्ट पर्सन के लिए, ह्यूमन बीइंग के लिए स्लाइटली फ्रीक्वेंसी का कॉन्सेप्ट मैंने बताया कि 1/10 सेकेंड से पहले इंटेंसिटी वेरिएशन नहीं होना चाहिए। अगर 1/10 सेकेंड से पहले इंटेंसिटी वेरिएशन हो गया, यानी बीट फॉर्मेशन हो गया, तो उसके कान उसको रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पाएंगे, समझ ही नहीं पाएंगे। बस इसलिए हम यहां पे स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसी का कॉन्सेप्ट लेते हैं। और नॉर्मली हमारी जो बीट फ्रीक्वेंसी है, यानी 1 सेकंड में बनने वाली बीट्स हैं, वो 4, 5, 6 है, तो हमें अच्छे से समझ आती हैं। अब कोई कहता है ये 9 है, 10 है, हाँ ठीक है भाई, समझ आएगी, लेकिन हर किसी को समझ नहीं आएगी। डियर स्टूडेंट्स, एसेंशियल कंडीशंस की बात हम लोग करें, जैसा हमने ऊपर डिफाइन में दिया है, उसी से हमारी एसेंशियल कंडीशंस निकल के आएंगे। मैंने यहाँ रेजिस्टेंस पावर को लेके बताया, शुड नॉट एक्सीड देन 10 बिकॉज ड्यू टू रेजिस्टेंस ऑफ हियरिंग। डियर स्टूडेंट्स, दो बीट्स के बीच में 1/10 सेकंड से ज्यादा का टाइम होना चाहिए, यानी इससे कम समय नहीं होना चाहिए। ईच एंड एवरीथिंग आई हैव मेंशन्ड हियर। अब इस डायग्राम को हम लोग समझेंगे और यहां से बीट फॉर्मेशन की बात और अच्छे से क्लियर हमें होगी। देखिए, इस ऊपर वाले डायग्राम में दो वेव हैं, एक डॉटेड लाइन से शो कर रखी है, एक सॉलिड लाइन से शो कर रखी है। अब इसको अगर मैं देखता हूं तो देखिए यहां स्लाइटली डिफर फ्रीक्वेंसीज हैं। अब यहां देखेंगे तो ऑलमोस्ट दोनों के पीक एक जगह पे हो गए, यहां थोड़े डिफर हो गए, फिर डिफर हो गए, फिर डिफर हो गए, फिर डिफर हो गए, फिर डिफर हो गए। यहां फर्दर आकर के देखिए दोनों के पीक ऑलमोस्ट एक ही जगह पर आ रहे हैं। जब दोनों के पीक एक जगह पे आ रहे हैं तो यहां एम्पलीट्यूड दोनों ऐड हो जाएंगे। दोनों एम्पलीट्यूड ऐड हो जाएंगे तो मेरे को यहां देखिए क्या मिल रहा है, हाई एम्पलीट्यूड मिल रहा है। अब चूंकि एनर्जी जो होती है किसी भी वेव की वो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, तो ऑब्वियसली जो लाउडनेस होगी इस वेव की वो यहां पे मेरे को ज्यादा मिलेगी। अब मैं यहां देखता हूं तो दे आर एग्जैक्टली इन अपोजिट फेज, और जब ये एग्जैक्टली इन अपोजिट फेज है तो यहां पे मेरे को एक तरह से नोड का कॉन्सेप्ट मिलेगा, एम्पलीट्यूड जीरो मिलेगा। एम्पलीट्यूड जीरो मिलेगा तो इस जगह पे एनर्जी भी जीरो मिलेगी, एनर्जी भी जीरो मिलेगी, तो ऐसे मान लीजिए कि मेरे को यहां लाउडनेस मिलेगी ही नहीं, लाउडनेस बिल्कुल जीरो होगी। तो डियर स्टूडेंट्स, एक रेगुलर टाइम इंटरवल के बाद यहां मेरे को तेज आवाज सुनाई दी, जीरो आवाज सुनाई दी, तेज आवाज सुनाई दी, यही है मेरा बीट। तो डियर स्टूडेंट्स, यही चीज मैंने एक्सप्लेन किया एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट। बोथ ऑफ वेव्स ट्रैवलिंग इन द सेम डायरेक्शन हैविंग ए लिटिल डिफरेंस इन फ्रीक्वेंसी इन अपोजिट फेज क्या बनाएंगे, नोड बनाएंगे, एम्पलीट्यूड जीरो देंगे, एनर्जी जीरो देंगे। और यहां मैं अगर बात करता हूं तो यहां पे दोनों सेम फेज में होने की वजह से एम्पलीट्यूड हाई देंगे, सेम फेज होने की वजह से एम्पलीट्यूड हाई देंगे। अल्टीमेटली यहां पे मेरे को क्या मिलेगा, साउंड के वेरिएशंस मिलेंगे जिनको मैं बीट्स के नाम से जानता हूं। दैट इज द कांसेप्ट डियर स्टूडेंट्स रिगार्डिंग टू बीट्स। अब एनालिटिकल ट्रीटमेंट की अगर मैं बात करना चाहूं तो इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में ही करते हैं, ठीक है। बीट्स की जरूरत हमें कहां पड़ती है ये थोड़ा सा ब्रीफ हम लोग कर सकते हैं, आगे दे रखा है। डियर स्टूडेंट्स, बेसिकली कोई भी अननोन फ्रीक्वेंसी मेरे पास है तो मैं विद द हेल्प ऑफ बीट फॉर्मेशन उस अननोन फ्रीक्वेंसी को जानने की कोशिश करूंगा। कैसे जानूंगा, एक मैथमेटिकल एस्पेक्ट मेरे को यहां पढ़ना है। मेरा न्यूमेरिकल नॉर्मली डिस्कस होता है, तो आज की क्लास में बस मैं इतना ही डिस्कस करना चाहूंगा। आप इसको तैयार कर लीजिएगा। मैथमेटिकल क्वेश्चन थोड़ा कंपैरेटिवली ज्यादा है, तो तीन मैथमेटिकल एबिलिटी हम लोगों ने यूज की है। जो स्टूडेंट मैथ्स नहीं पढ़ते हैं उनको थोड़ा ये लेंथी भी लग सकता है, इसलिए मैं आज की क्लास को यही ओवर कर रहा हूं। थैंक्स अ लॉट, कीप सेफ, बी सेफ।